हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूसीसी एजुकेशन हब ऑफिशियल पर। इस क्लास में हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एमसीक्यू और पीवाईक्यू को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आता है। दिख रहा है? ठीक, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने कृंतक दांत होते हैं। यहाँ पे इंसाइजर पूछा है, कितने इंसाइजर होते हैं, कृंतक दांत होते हैं। कृंतक दांत पूछा है, तो इससे पहले देख लेते हैं क्या 10 होते हैं, क्या 4 होते हैं, क्या 8 होते हैं, क्या 12 होते हैं। इससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है कि जो मानव में जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं। मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनके टाइप कौन कौन से उनके देखते हैं अभी कौन कौन से टाइप हैं। पहले जो है वो कौन से है? कृंतक। कौन से हैं? कृंतक दांत हैं। कृंतक या फिर इनको इंसाइजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर। कृंतक या इंसाइजर। दिख रहा है? जो दूसरे हैं वो है रदनक। कौन से हैं? रदनक या केनाइन। कौन से हैं भाई? केनाइन। केनाइन टाइप हो गया दूसरा। तीसरा टाइप देखते हैं कौन सा है। तीसरे हैं चौवर्णक। कौन से हैं? चौवर्णक या चौरण भी बोलते हैं इनको, चौवर्णक, जिनको हम कहते हैं मोलर। कौन से कहते हैं? मोलर। फिर फोर्थ जो है वो कौन से है? अग्र चौवर्णक। कौन से हैं? अग्र चौवर्णक, प्री मोलर। प्री मोलर। ठीक है, तो मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, इंसाइजर, दूसरे रदनक, केनाइन, तीसरे चौवर्णक या मोलर, और चौथे होते हैं अग्र चौवर्णक, जिनको हम कहते हैं प्री मोलर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमने पूछा है जो कृंतक दांत है वो इनकी संख्या कितनी होती है। पहले देखते हैं मानव में दंत सूत्र को कितना होता है। मानव में दंत सूत्र, अरे भाई एक मिनट रुक जाओ भाई। मानव में दंत सूत्र जो है वयस्क मानव में, इसमें वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या पूछा है? दंत सूत्र। तो दंत सूत्र जो होता है बेसिकली हम पढ़ते हैं 21-23। क्या पढ़ते हैं? 21-23/21-23, 21-2-3/21-2-3, यानी कि 2 और 2 4 प्लस 1-1-2 कितने होते हैं? सॉरी 8 हो गए, 8, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2। मैथ वाला फॉर्मूला मत लगा देना भाई, या मैथ वाला फॉर्मूला नहीं लगता। 2 और 2 दूनी उतने होते हैं 4, फिर 4 4 दूनी 8, 3 3 6 6 दूनी 12। टोटल कितने दांत होते हैं भाई? 12 12 दूनी 24, 24 और 8 32। कितने दांत हो गए टोटल? मानव वयस्क मानव में कितने दांत हो गए? 32 दांत हो गए। ठीक है, मानव देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वयस्क मानव का दंत सूत्र कितना होता है? 21-23/21-23। तो हमें क्वेश्चन में कौन से दांत के बारे में पूछा है? कृंतक के बारे में पूछा है, यानी कि इंसाइजर के बारे में पूछा है। जो सामने वाले जो दांत होते हैं उनको इंसाइजर कहा जाता है। तो इंसाइजर इसमें कौन से हैं? ये हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है भाई? 8 होती है। तो ऑप्शन में देखते हैं 8 है क्या भाई? 10 10 तो नहीं होगा। 4 4 भी नहीं होंगे भाई, 4 तो रदनक होते हैं, कैनाइन होते हैं। दूसरे क्या है? 8। देखो भाई ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। 12 नहीं, 12 नहीं होते, 12 तो लास्ट वाले दांत होते हैं।
आ गई समझ? तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक दांत कितने होते हैं? वो कितने होते हैं? संख्या कितनी होती है इनकी? 8 होती है। इनकी 4 जो होते हैं उपले जबड़े में होते हैं और 4 होते हैं निचले जबड़े के अंदर स्थित होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सेशन को, क्लास को लाइक शेयर करते हुए चलना, लाइक शेयर करते हुए चलना भाई क्लास को। क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट में करते चलना आप। देखिए ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? मानव शरीर के किस भाग में अंकुर या विलाई मौजूद होते हैं? अंकुर के बारे में पूछा है। इनको सूक्ष्म परवर्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म परवर्ध भी कहा जाता है, माइक्रोविलाई भी कहा जाता है। माइक्रोविलाई या सूक्ष्म परवर्ध या अंकुर भी कहा जाता है। देखते हैं, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। क्या यकृत को माइक्रोविलाई कहा जाता है? नहीं भाई। लीवर को कहां से कहा जाएगा? लीवर, लीवर, लीवर के अंदर एक जूस का निर्माण होता है, एक रस का निर्माण होता है, जिसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पित्तरस। क्या कहा जाता है? पित्तरस कहा जाता है, बाइल जूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइल जूस कहा जाता है। इसके अंदर पित्त का निर्माण किसमें होता है? लीवर में या यकृत में होता है। ठीक है। और लीवर के बारे में एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है इसके बारे में? कि भाई ये शरीर की, मानव शरीर की, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। कौन सी होती है? लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्वेश्चन ये क्लियर हो गया लीवर के बारे में कि भाई लीवर है, एक जूस का निर्माण करता है, एक जूस बनता है। इसमें कौन सा बनता है? पित्तरस बनता है या बाइल जूस बनता है? क्या बनता है? बाइल जूस बनता है, बाइल जूस बनता है। फिर इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में भाई? कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? लीवर होती है। कौन सी होती है? लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत। छोटी आंत देखो एलिमेंट्री के नाल की, यानी कि आहार नाल की, आहार, आहार नाल की क्या होती है भाई? आहार नाल की सबसे बड़ी, सबसे बड़ा पार्ट होती है। आहार नाल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सी होती है? सबसे बड़ा भाग कौन होती है? छोटी आंत होती है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है छोटी आंत। ठीक है। तो आहार नली की सबसे, आहार नली का भाई, आहार नली का सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन होती है? छोटी आंत होती है। फिर है कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि भाई मानव शरीर में सबसे अधिक जो भोजन का पाचन और भोजन का जो अवशोषण है वो कौन से भाग के अंदर होता है? तो जो भोजन का, यानी कि मानव शरीर में भोजन का, भोजन का सबसे अधिक, सबसे अधिक पाचन, सबसे अधिक पाचन व अवशोषण, एब्जॉर्बेशन, जो अवशोषण है वो किसके अंदर होता है भाई? छोटी आंत के अंदर होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में। फिर से देखते हैं कि मानव शरीर में भोजन का सर्वाधिक पाचन, सबसे अधिक पाचन या सर्वाधिक पाचन, डाइजेशन एंड अवशोषण, एब्जॉर्बेशन कौन से अंग के अंदर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। किसमें होता है? छोटी आंत के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग है, छोटी आंत का कौन सा भाग? ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग के अंदर ही अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशयी रस, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा? अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। और दूसरा कौन सा? एक हो गया अग्नाशयी रस, दूसरा होता है कि पिताशय के द्वारा, गेल ब्लैडर के द्वारा, यानी कि पिताशय के द्वारा,
पित्ताशय के द्वारा किसका? पित्तरस का। पित्ताशय के द्वारा पित्तरस का श्रावण किया जाता है, जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, क्योंकि पाचन क्यों होता है? इस ग्रहणी के छोटी आंत की ग्रहणी पार्ट के अंदर, डेडुनम के अंदर अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशयी रस, पेनक्रियाज के द्वारा, और जो पित्ताशय है, गेल ब्लेडर है, उसके द्वारा पित्त रस स्रावित किया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भाई पाचन की बात। दूसरा है अवशोषण। अवशोषण किस प्रकार होता है कि भाई पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, एब्जॉर्वेशन कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में क्यों होता है? क्योंकि वह छोटी आंत जो है, इसके प्रवार में, इसकी दीवार में, छोटी आंत की दीवार में, भित्ति में, वॉल में क्या होते हैं? सूक्ष्म परवर्ध पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंगुली नुमा परवर्ध पाए जाते हैं, जो पचे हुए भोजन में से रस का एब्जॉर्वेशन कर लेते हैं। किसका एब्जॉर्वेशन कर लेते हैं? रस का एब्जॉर्वेशन, रस का अवशोषण कर लेते हैं, तथा इनसे जुड़ी हुई जो रक्त नलिकाएं होती हैं, इनके माध्यम से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से और क्वेश्चन भी बनता है कि भाई आंत का यानी कि इंटेस्टाइन का वह कौन सा भाग है, या फिर छोटी आंत का वह भाग, तो इंटेस्टाइन का वह भाग जो पाचन व अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाता है। अवशोषण के क्षेत्र को कौन बढ़ाएगा? जो माइक्रोविलाइज होती हैं, सूक्ष्म प्रवर्धक होते हैं, वो क्या करते हैं? अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। इतना क्लियर हो गया। नेत्र देखते हैं भाई, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? नेत्र। नेत्र में से एक क्वेश्चन आता है कि भाई आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? आंख का कौन सा भाग, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? दान किया जाता है, दान किया जाता है। बताना भाई, देखिए 1 मिनट बताना आप इसको। बताना भाई, देखिए इसका आंसर बताना। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंख का जो दान किया जाने वाला जो भाग है, वो कौन सा है? कॉर्निया। कौन सा भाग है? कॉर्निया। कॉर्निया भाग दान किया जाता है। आगे समझ। आंख के बारे में क्या क्वेश्चन है? तो भाई आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है या दान दिया जाता है, वो कौन सा भाग है? कॉर्निया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? किडनी, वर्क। ठीक है, वर्क क्या है भाई? वर्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? वर्क की संरचनात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? किडनी की या वर्क की स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आगे ही समझ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मानव शरीर के किस भाग में अंकुर या विलाई मौजूद होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका डिस्क्राइब किया कि भाई जो छोटी आंत है,
छोटी आंत जो है भोजन का सर्वाधिक सबसे अधिक जो पाचन और जो अवशोषण है वो किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई पाचन तो क्यों होएगा, हमने बता दिया, अग्नाशय के द्वारा क्या, अग्नाशयी रस और पित्ताशय के द्वारा पित्ताशयी रस स्रावित किया जाता है, इसलिए तो पाचन सबसे सर्वाधिक होता है। और भी रस मिलाए जाते हैं, आंतरीय रस भी होता है, ठीक है। और अवशोषण क्यों होगा? क्योंकि भाई इस भाग में क्या पाए जाते हैं? हजारों की संख्या में माइक्रोविलाई या सूक्ष्म परवर्त पाए जाते हैं, जो एब्जॉर्वेशन के एरिया को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई या सूक्ष्म परवर्त पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? लो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एवीज में शामिल है। भाई एवीज वर्ग में कौन सा प्राणी जो है वो शामिल है, जो ऑप्शन में दे रखा है? एवीज, पीछे वाली कल वाली वीडियो देखना भाई, उनमें सारा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, अच्छी तरह से बताया गया है। 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं? एवीज, एवीज वर्ग, एवीज वर्ग होता है, पीसीज होता है, एवीज, पीसीज वर्ग, रेप्टिलिया वर्ग, रेप्टिलिया वर्ग, रेप्टिलिया के अलावा एम्फीबिया वर्ग, कौन सा? एम्फीबिया वर्ग, एम्फीबिया वर्ग। और एक कौन सा वर्ग होता है? 2 3 4। और 5वां वर्ग कौन सा होता है? मेमेलिया, जिसको हम स्तनपाई या स्तनधारी वर्ग भी कहते हैं। मेमेलिया, मेमेलिया, ठीक है। तो कितने वर्ग के बारे में देखते हैं? एवीज वर्ग, पीसीज वर्ग, रेप्टिलिया वर्ग, एम्फीबिया वर्ग और मेमेलिया वर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। तो वर्ग नहीं, वर्ग होता है। ठीक है, वर्ग। चलो कोई बात नहीं। वर्ग, कितने वर्ग हो गए? 5। एवीज वर्ग, एवीज वर्ग को कहते हैं पक्षी वर्ग। कौन सा वर्ग कहते हैं? पक्षी वर्ग। इसमें सारे पक्षी आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा है पीसीज वर्ग, इसमें कौन आता है? मछलियां आती हैं भाई। कौन आता है? मछलियां आती हैं पीसीज वर्ग में। तीसरा है रेप्टिलिया वर्ग, जिसको हम सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जो जानवर हैं, रेंगने वाले, रेंगने वाले जीव जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? रेप्टिलिया के अंदर या सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ है एम्फीबिया वर्ग, एम्फीबिया में कौन आते हैं? जो उभयचर होते हैं। एम्फीबिया में कौन आते हैं? उभयचर प्राणी आते हैं एम्फीबिया में, उभयचर प्राणी। उभयचर का मतलब है जो जल व थल दोनों पे रहते हैं, जल व थल दोनों पे रहते हैं, वो किस में आते हैं? एम्फीबिया में आते हैं। कौन? जैसे मेंढक हो गया, जैसे मेंढक हो गए, किसमें आएगा? एम्फीबिया वर्ग में आता है मेंढक। बचा कौन? 5वां वर्ग मेमेलिया वर्ग। मेमेलिया वर्ग जो स्तनधारी प्राणी, वे स्तनधारी प्राणी यानी कि अपने बच्चे का पालन पोषण दूध पिला के करते हैं तथा शिशुओं को जन्म देते हैं, तथा शिशुओं को जन्म देते हैं। वो कौन से वर्ग में आते हैं? मेमेलिया वर्ग में, स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी या स्तनपाई प्राणी जो होते हैं वो किसमें आते हैं? मेमेलिया वर्ग में आते हैं। अब देखते हैं भाई किसमें कौन सा आंसर सही होगा। क्या पक्षी जो है वो एवीज में आते हैं? अभी पढ़ा हमने क्या है? पक्षी एवीज में आते हैं, सही है। दूसरा, जल जीवी किसमें आते हैं? जो जल में रहते हैं, वो कौन से में आ गए भाई? मछलियां जल में रहती हैं, वो कौन से में आ गई? पीसीज वर्ग में आ गई। फिर तीसरा ऑप्शन है स्तनधारी, नहीं भाई, स्तनधारी जो है वो मेमेलिया वर्ग में आते हैं। किसमें आते हैं? मेमेलिया वर्ग में, यानी कि जो अपने जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण माता दूध पिला के करती है। फोर्थ क्या है? मछलियां। मछलियां भी भाई जल जीवी हैं, मछलियां भी क्या है? जल जीवी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पक्षी वर्ग है वो क्या है?
एवीज वर्ग में शामिल है। जो पक्षी है वो किसमें शामिल है? एवीज में शामिल है। चलो यहाँ से आप एक क्वेश्चन बताना कि भाई विश्व का उड़ान रहित, यानी कि न उड़ने वाला, उड़ान रहित पक्षी, विश्व का उड़ान रहित पक्षी, भाई सबसे बड़ा और लगा लेना, सबसे बड़ा। तो विश्व का सबसे बड़ा उड़ान रहित पक्षी कौन सा होता है? विश्व का सबसे बड़ा उड़ान रहित पक्षी कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? पक्षी, यानी कि एवीज में कौन शामिल होते हैं? पक्षी शामिल होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, देखिए है कि नहीं, इसमें क्या पता है कि नहीं है, हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को कहा जाता है? भाई डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था जिसको प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है अपना रॉबर्ट हुक के बारे में क्या है भाई? रॉबर्ट हुक ने को किस नाम क्यों जाना जाता है भाई? जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज, कौन सी कोशिका की खोज की थी? डेड सेल, मर्त कोशिका की खोज की थी। किसकी? मर्त कोशिका की। कौन से सन में की थी? कब? 1665 में की थी। इतनी बात क्लियर हो गई? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और कोशिका कैसी थी? मर्त कोशिका थी। कब की थी? 1665 में की थी। किसमें की थी? हम पढ़ते हैं उसको कॉर्क। क्या पढ़ते हैं? कॉर्क पढ़ते हैं। कॉर्क को क्या कहते हैं? हम छाल कहते हैं। पेड़ की जो छाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्क में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी, डेड सेल की खोज करी। कब? 1665 में करी। जो इनको कैसे दिखाई दी थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। षटकोणीय, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी थी। मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। इतना आ गया समझ में? थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? क्या जेम्स वाटसन ने आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? नहीं भाई, वाटसन और क्रिक तो दोनों अलग थे। जिन्होंने क्या दिया था? डीएनए का द्विगुणित मॉडल दिया था, वाटसन और क्रिक ने। इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है? ग्रेगर जॉन मेडल। भाई अच्छे से हमने पिछले वाले जो क्लासें हैं उनमें अच्छे से पढ़ा है कि भाई ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जो पाइसम सेटाइवम है, क्या? पाइसम सेटाइवम। क्या है पाइसम सेटाइवम? पाइसम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? मटर का, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम। नहीं, उद्यान मटर नहीं। ठीक है, तो उद्यान मटर का जो नाम है, वे साइंटिफिक नेम जो है क्या है? पाइसम सेटाइवम है। तो इसलिए अपना जो क्वेश्चन है कि भाई आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को। ये आ गया अपना राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा। चलो, मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म या जोड़े मौजूद होते हैं? तो पहले तो गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र, एसेक्सुअल क्रोमोसोम, अलिंग गुणसूत्र या फिर एसेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं। और जो दूसरे हैं वो कौन से होते हैं? लिंग गुणसूत्र।
जिसको हम सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं। ये 2 प्रकार के हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें जो लिंग गुणसूत्र है उनकी संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। और जो लिंग गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोसोम है या सेक्सुअल क्रोमोसोम है, इनकी कितने होते हैं? 1 जोड़ी। कितने होते हैं? 1 जोड़ी। जो फीमेल में यानी कि जो मादा होती है, फीमेल होती है मादा, मादा में कौन से होते हैं? एक्स एक्स। और जो नर होता है, नर में कौन से होते हैं? एक्स और वाई। आ गई समझ? तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानवों में या मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो कितने युग्म होते हैं भाई? क्या 1 युग्म होता है? बिल्कुल। कितना होता है? 1 युग्म होता है। 3 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता और 2 भी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, 1 युग्म होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट चला गया। लो आ गया क्वेश्चन। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर पूर्ण होती है? यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग पूछा है भाई। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पूछा है। देख लेते हैं कौन सा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आता है। और क्या आमाशय होता है? क्या बड़ी आंत होती है? आमाशय के बारे में आपको एक क्वेश्चन बताया था अभी, सॉरी क्वेश्चन बताया था कि आमाशय जो होता है, स्टमक जो होता है, उसमें एक एसिड होता है। एसिड सीक्रेट किया जाता है उसके द्वारा। कौन सा एसिड होता है? HCl। कौन सा होता है? HCl। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि जो HCl है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड। किसकी फुल फॉर्म होती है? HCl की, जो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? आमाशय के द्वारा सीक्रेट होता है। फिर है क्या? बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में भाई क्या क्वेश्चन बनता है? बड़ी आंत के बारे में क्वेश्चन बनता है कि भाई पचे हुए भोजन में से, किसमें? पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण। किसका अवशोषण? जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। आया समझ में? कि पचे हुए जो भोजन है उसमें से जल का जो अवशोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है? बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो रस का अवशोषण है वो किसके द्वारा कर लिया जाता है? पहले ही छोटी आंत के द्वारा कर लिया जाता है। किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा कर लिया जाता है। छोटी आंत में भी किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। विलाई के द्वारा या सूक्ष्म परवर्ध के द्वारा। सूक्ष्म परवर्ध के द्वारा भोजन का सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेशन या पाचन कर लिया जाता है। आई समझ? फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या कहता है हमें? क्या मुंह के अंदर होता है? क्या छोटी आंत के अंदर होता है? ठीक है, बिल्कुल। जो अपना मुंह होता है वो 2 ओष्ठों से घिरी हुई एक संरचना होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम मुंह कहते हैं। फिर इसके बाद मुंह के बाद में क्या आती है? मुख गुहा आती है। मुख गुहा में क्या होते हैं? 2 प्रकार की संरचनाएं होती है। एक होता है टीथ होते हैं, दांत होते हैं, और एक होती है जीभ होती है। ठीक है, दांत के द्वारा वो भोजन को क्या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद में उसमें क्या मिलाई जाती है? लार मिलाई जाती है। ठीक है, तो मुंह के अंदर भोजन का क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, मुंह के अंदर भोजन के पाचन की स्टार्टिंग प्रोसेस होती है और एंड किसमें होगी? छोटी आंत में। क्योंकि हमारे अभी हमने पढ़ा है कि जो छोटी आंत है वहां पे भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। क्या होता है? सर्वाधिक अवशोषण होता है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? क्या आहार नली? भाई पूरी एलिमेंट्री केनाल के अंदर थोड़ी भोजन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चलता है, थोड़ी जाएगा। नहीं, एलिमेंट्री जो केनाल होती है वो कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है, यानी कि मुख से शुरू होकर, मुंह से शुरू होकर कहाँ जाती है? बड़ी आंत तक जाती है। बड़ी आंत का पार्ट होता है रेक्टम तक ये जाती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री केनाल में तो ये नहीं हो सकता। बड़ी आंत के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया।
तो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कहता है, क्या आहार नली के अंदर होता है? नहीं भाई, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होता। और छोटी बात के बारे में भी हमने क्वेश्चन किया कि भाई छोटी आंत जो होती है उसको क्या होती है, भोजन के पाचन का अवशोषण का केंद्र होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउथ में स्टार्टिंग पॉइंट होता है और छोटी आंत क्या होती है, इसका एंडिंग पॉइंट होती है। क्लियर, आ गई समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कह रहा है देखते हैं, देखिए। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो सांस की प्रक्रिया पूछी है। क्या 70 से 72 बार लेता है श्वसन क्रिया? भाई हाफते थोड़ी है, हम नॉर्मली सांस लेते हैं, तो 70 से 72 थोड़ी हो सकता है इसका ऑप्शन। नहीं, 70 से 72 नहीं हो सकता। क्या फिर क्या 72 से 75 होता है? नहीं, 72 की 75 में तो इससे भी ज्यादा हो गया, यानी कि हाफना हो गया, तो हम हाफते थोड़ी है। फिर है क्या 12 से 15 बार हो सकता है? बिल्कुल 12 से 15 बार अपनी श्वसन क्रिया हो सकती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 15 से 18 बार श्वसन क्रिया हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि एक हम 16 मापते हैं, जो एक एवरेज मान होता है वो कितना लेते हैं, हम 16 लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है? औसतन पूछा है भाई, कितनी होती है, कितनी हो सकती है? क्या 50 से 100 हो सकती है? क्या 100 से 120 के अंदर हो सकती है? क्या 60 से 100 के बीच में हो सकती है? क्या 90 से 100 के बीच में हो सकती है? हार्ट बीट जो होती है हमारी कितनी होगी? ठीक है, जब हम एक नॉर्मल मनुष्य होता है, सामान्य जो हम काम कर रहे होते हैं उस एज में हमारी नापते हैं, हम मापते जो है वो कितनी मापते हैं, 72 मापते हैं। ठीक है, अगर इसमें बेहतर ऑप्शन नहीं है, अगर होता तो एक बेहतर, यानी कि 72 इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो 72 जो है कौन से ऑप्शन के अंतर्गत आ रहा है? ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि 60 टू 100 के बीच में क्या आ रहा है, 72 आ रहा है। तो एक एवरेज जो होता है पर मिनट कितनी होती है, 60 से 100 के बीच में, या फिर 72 होता तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे समझ? चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है? भाई आप सबके आता है, अच्छा सा भोजन दिख गया नहीं कि बस लाल टपकने लग जाती है। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस होती है ना, कि किसकी कौन सी प्रतिक्रिया के कारण होता है? क्या हार्मोन संबंधी होता है? क्या स्नायु संबंधी हो सकता है? क्या दृष्टि संबंधी हो सकता है? क्या घ्राण या सूंघने संबंधी हो सकता है? भाई सूंघने से थोड़ी हमें जो मुंह में पानी आएगा, सूंघने से मुंह में पानी नहीं आता। यानी कि जो घ्राणेंद्री है वो किसे कहेंगे, घ्राणेंद्री हम नाक को कह देते हैं। किसको कह देते हैं? नाक को हम घ्राणेंद्री कह देते हैं, क्योंकि ये सूंघने की क्षमता रखती है। दूसरा है दृष्टि संबंधी। दृष्टि संबंधी थोड़ी आता है, देखने से तो आता है, लेकिन देखते ही थोड़ी आ जाता, कुछ ना कुछ प्रोसेस होती होगी तभी आता होगा। ठीक है, तो दृष्टि संबंधी नहीं होता। तो दृष्टि संबंधी अभी थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन भी बताया था आपको कि मानव में आंख का, आई का या आंख का कौन सा भाग, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया भाग दान किया जाता है। कौन सा भाग? कॉर्निया भाग दान किया जाता है। आई समझ? चलिए फिर है क्या स्नायु संबंधी? नहीं, स्नायु संबंधी जो जोड़े होते हैं, हमारे जो अस्थियां होती हैं, उनमें स्नायु संबंधी प्रतिक्रियाएं होती हैं। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो हार्मोनल संबंधी क्या होती है,
प्रतिक्रियाएं होती है जो मस्तिष्क के द्वारा रिलीज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी कि भोजन, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये कौन सी प्रतिक्रिया होती है? हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया होती है। क्लियर आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये आ गया भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लो, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से, ठीक है, जो प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है, वो माँ के द्वारा बचपन में बच्चे को दूध कम पिलाने की वजह से उनको पोषण कम प्राप्त हो पाता है, जिसके कारण जो बच्चा है वो कुपोषित हो जाता है। बच्चा क्या हो जाता है? कुपोषित हो जाता है, यानी कि उनमें जो पेट है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि पेट फूल जाता है, पैर जो है वो पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, क्या क्या बेरी बेरी होता है? नहीं भाई, बेरी बेरी जो है वो किसके कारण होता है? विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। बी में कौन सा? B1। कौन सा? B1। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। रिकेट्स, रिकेट किसकी कमी से होता है? विटामिन, विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स डिजीज होती है। इसमें क्या, हड्डियां कमजोर हो जाती है। और जो रिकेट्स है या विटामिन डी है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? सूर्य का प्रकाश। कौन सा होता है? सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा इसका स्रोत होता है। आ गई समझ? फिर है स्कर्वी। नहीं भाई, स्कर्वी किसके कारण? जो विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? स्कर्वी डिजीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो इसका मुख्य स्रोत क्या होता है विटामिन सी का? खट्टे फल। क्या होते हैं? खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? क्वासियोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वासियोर। ठीक है, बच्चे को बचपन में अच्छी तरह से माँ का दूध नहीं मिल पाने के कारण वो कुपोषित रह जाते हैं, और उसमें क्या होता है, पेट, वो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देता है, पेट आगे निकल आता है, पैर पतले पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुपोषण का एक विकास, और कुपोषण का एक प्रकार है, क्या? क्वासियोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वासियोर। आए समझ में? चलिए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।